नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आज की कहानी मुंबई के नालासोपारा इलाके से है। क्या होगा अगर वो व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपको धोखा दे और ऐसा धोखा दे कि आपको मारकर आपकी लाश एक बैग में डाल दे और फिर हंसी खुशी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ रहने लगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। लेकिन इससे पहले हम शुरू करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। 21 जून 2019 शाम का वक्त था। मुंबई के नालासोपारा श्री राम नगर में एक ओवरब्रिज के पास ही रोज की तरह चहल पहल थी। लोग टहल रहे थे और तभी टहलते हुए कुछ लोगों की नज़र एक बड़े से लावारिस बैग पर पड़ती है। जब पास जाकर उस बैग को नज़दीक से देखा जाता है तो उस बैग के अंदर एक शख्स की लाश थी। उस खौफनाक मंजर को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है और उस खबर के मिलते ही पुलिस की एक टीम सीधे घटनास्थल पर पहुंचती है। पुलिस द्वारा जब उस बैग को देखा गया तो उस बैग में एक युवक की लाश मिलती है। देखने में लग रहा था कि उसकी उम्र करीब 28 से 30 साल ही होगी। उस युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटों के निशान थे। पूरे बदन पर खून ही खून और चेहरा पहचानना मुश्किल हो रहा था। उस बैग की अच्छे से तलाशी ली जाती है। जिस जगह से वो बैग मिला था वहां आसपास की तलाशी ली जाती है, पर दूर दूर तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। उस युवक की बॉडी से भी ऐसा कोई क्लू पुलिस को नहीं मिलता जिससे उसकी पहचान हो सके। और जब कहीं से कुछ भी क्लू हाथ नहीं लगता तब पुलिस युवक की बॉडी पर जो कपड़े थे उन कपड़ों की अच्छे से जांच करती है ताकि उससे कुछ पता लग सके। पुलिस की एक टीम ने उन कपड़ों को खूब अच्छी तरीके से चेक किया और उसी दौरान पुलिस को कुछ अजीब नजर आया। दरअसल उस युवक की शर्ट में लगे बटन्स में से उसके 4 बटन थोड़े अलग थे। जनरली शर्ट में जो बटन्स होते हैं उनका डिजाइन कलर एक ही पैटर्न का होता है, पर उस लड़के की शर्ट में जो बटन थे उसके 4 बटन अलग अलग पैटर्न के थे और बाकी बचे बटन्स एक जैसे थे। ये देखकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है। देखने में ऐसा लग रहा था मानो जानबूझकर उन 4 बटन्स को खास वजह से अलग से लगवाया गया है। अब पुलिस ने उस शर्ट को जब और चेक किया तो उस शर्ट के कॉलर में एक टेलर का नाम और एक पिन कोड भी लिखा था। शर्ट के कॉलर पर टेलर का नाम एक बड़ा क्लू था। पुलिस की अब तक की छानबीन में उस टेलर के नाम के सिवाय उनके पास और कोई क्लू नहीं था और यहीं से अब इस केस को पुलिस एक ब्लाइंड मर्डर केस के आधार पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू करती है। शर्ट में मिले एकमात्र उन अतरंगी बटन के आधार पर पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया, पर शायद शुरुआती जांच में उन्हें मालूम नहीं होगा कि एक छोटा सा क्लू उनके लिए इस केस में इतना मददगार साबित होगा। खैर, आज की एक कहानी वाकई अपने आप में बहुत दिलचस्प है और कैसे बड़ी ही स्मार्टनेस के साथ पुलिस ने आज के इस केस को सॉल्व किया। पुलिस के पास अब तक शर्ट के कॉलर में लिखा टेलर का नाम और पिन कोड था। सबसे पहले उस लड़की की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और दूसरी तरफ उस टेलर के नाम के आधार पर उसकी शॉप की तलाश शुरू की जाती है और उस पिन कोड की मदद से पुलिस मुंबई के पिन कोड 6 में जितना भी कपड़े सिलवाने वाली शॉप्स थी उन सभी को तलाशना शुरू करती है। उस टेलर की शॉप को ढूंढने में पुलिस को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ा और बहुत ही जल्द उस शॉप का पता भी मिल जाता है जिसकी लोकेशन उन्हें कमातीपुरा में मिलती है। पुलिस सीधे उस टेलर के पास पहुंचती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। उस शर्ट को टेलर को दिखाया जाता है और साथ ही में मरने वाले की फोटो भी उसे दिखाई जाती है और वो दोनों ही चीजें देखकर टेलर उसकी पहचान कर लेता है। उस टेलर ने पुलिस को बताया कि ऐसे डिजाइनर बटन वाली शर्ट तो कृष्णा सिलवाता है। ये शख्स जब भी अपने कपड़े सिलवाता था तो शर्ट में तमाम बटनों के बीच कॉलर के नीचे वाले 3 से 4 बटन अलग कलर और अलग डिजाइन के लगवाता था। ये सुनते ही पुलिस को थोड़ी तसल्ली होती है कि जिस शख्स की लाश उन्होंने बरामद की है उसका नाम कृष्णा है। पुलिस उसका पूरा नाम पूछती है लेकिन वो टेलर उसका पूरा नाम नहीं जानता था। अब पुलिस उसका पता पूछती है तो उस पर वो कहता है कि उसका पूरा एड्रेस तो वो नहीं जानता, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि कृष्णा मुंबई सेंट्रल में किसी मुस्लिम होटल के मालिक के यहाँ काम करता है। ये सब जानकारी एक ब्लाइंड मर्डर केस में काफी मददगार साबित होती है और पुलिस की एक टीम सीधे सेंट्रल मुंबई के उन होटल्स में कृष्णा की पड़ताल शुरू करती है जिनके मालिक मुस्लिम समुदाय से थे। पुलिस की कई टीम उस होटल की जानकारी जुटाने में लगी हुई थी। एक एक होटल में जाकर कृष्णा की फोटो दिखाकर पूछताछ की जाती है और लगातार की गई कोशिशों के बाद एक होटल में कृष्णा की फोटो दिखाने पर उसकी पहचान हो जाती है। उन्हें पता चलता है कि कृष्णा नाम का ये शख्स इसी होटल में काम करता है। होटल का मालिक पुलिस को बताता है कि कृष्णा काम तो यहीं करता है, पर पिछले 4 दिनों से वो होटल नहीं आया है और उसके बारे में उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने उनसे पूछा कि होटल में कोई और ऐसा शख्स है जो उसका दोस्त है, जिसे उसकी अच्छी बातचीत हो और जिसे उसके बारे में कुछ पता हो। तो पता चलता है उसका एक दोस्त है जो भाईंदर में रहता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वो भी 4 दिनों से होटल नहीं आया था। ये सुनकर पुलिस को थोड़ा अजीब लगता है, पर साथ ही उन्हें ये लगता है कि शायद अब कातिल का कनेक्शन उन्हें मिल गया है, क्योंकि 4 दिन से कृष्णा भी लापता था और होटल में काम करने वाला उसका एक साथी भी।
पुलिस ने कुछ ही टाइम में भाईंदर में रहने वाले उस शख्स के घर का पता लगाया। पुलिस तुरंत उसके पास पहुंच गई और वो शख्स भी पुलिस को वहीं मिल जाता है। पुलिस ने उससे कृष्णा के बारे में पूछताछ की और ये भी पूछा कि वो 4 दिन से खुद होटल क्यों नहीं गया। इस पर उसने बताया कि कुछ दिनों से वो काफी बीमार है, इसलिए वो होटल नहीं जा पाया। उसकी हालत देखकर पुलिस को उसकी बात में सच्चाई लगती है, क्योंकि वो वाकई बीमार था। पुलिस ने उससे कृष्णा के बारे में कुछ सवाल पूछे कि कृष्णा किस तरह का व्यक्ति था, किन लोगों के साथ ज्यादातर उसका उठना बैठना था। कृष्णा के बारे में कोई ऐसी बात बताओ जिसके बारे में कम लोगों को ही जानकारी हो। ऐसे तमाम सवाल उससे किए जाते हैं। इस पर उसने पुलिस को कुछ खास जानकारी दी कि कृष्णा नाला सुपारा में एक लड़की के साथ रहता था और उस लड़की का नाम ज्योति है, लेकिन एग्जैक्टली ज्योति और कृष्णा कहाँ रहते हैं इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है। खैर, पुलिस को कृष्णा मर्डर में अब तक ज्योति नाम की एक लड़की के बारे में नई जानकारी मिली थी। साथ ही पुलिस ने कृष्णा का फोन नंबर भी उससे ले लिया था ताकि उसकी कॉल डिटेल से कुछ सुराग पता लग सके। उस फोन नंबर के मिलते ही अब पुलिस ने कृष्णा के फोन की कॉल डिटेल की गंभीरता से पड़ताल शुरू की और इसी दौरान उनकी नजर कुछ अजीब नंबरों पर पड़ती है और जितने भी फोन नंबर जिन पर कृष्णा की आखिरी बार बात हुई थी उन सभी नंबरों की एक सूची बनाई जाती है। उन सभी नंबर पर एक एक करके कॉल किया जाता है और तभी पुलिस ने उनमें से एक नंबर पर कॉल किया तो वो एक लड़की का नंबर था। पुलिस ने सोचा कि हो सकता है ये नंबर उसी ज्योति नाम की लड़की का हो और पुलिस देर ना करते हुए सीधे लड़की के एड्रेस नाला सुपारा के तुलिंज इलाके की प्रगति नगर बिल्डिंग पर पहुंचती है। अब वहां पहुंचते ही उस लड़की से पूछताछ होती है। उसका पूरा नाम पूछा जाता है तो वो अपना नाम कुछ और बताती है, पर पुलिस तो ज्योति को ढूंढते हुए वहां पहुंची थी। फिर उसे कृष्णा के बारे में पूछताछ होती है, जिस पर उसने बताया कि वो किसी कृष्णा नाम के व्यक्ति को नहीं जानती। उसे कृष्णा की फोटो भी दिखाई जाती है, ये सोचकर कि कहीं दूसरे नाम से वो कृष्णा को जानती हो, लेकिन फोटो देखकर भी वो साफ इनकार कर देती है कि वो कृष्णा को नहीं जानती। लेकिन पुलिस अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और उन्हें लगातार उस पर शक था, क्योंकि उसी के नंबर से कृष्णा के फोन पर कॉल आई थी। ऐसे में ये यकीन करना मुश्किल था कि कृष्णा को वो नहीं जानती होगी। उसके लगातार मना करने के बाद अब पुलिस उसे कृष्णा की कॉल रिकॉर्ड में उसका नंबर दिखाती है। वो अपने नंबर की आउटगोइंग में कृष्णा के नंबर को देखकर वो लड़की खुद भी चौंक जाती है, क्योंकि वो लगातार यही कह रही थी कि वो किसी कृष्णा नाम के शख्स को नहीं जानती। ये पूछताछ यूं ही चलती रहती है और कुछ देर के बाद पुलिस को वो बताती है कि उसका ये फोन उसकी एक फ्रेंड भी कभी कभी यूज करती है और हो सकता है कि कृष्णा के नंबर पर ये कॉल उसी ने किया हो। पुलिस अब उसकी फ्रेंड के बारे में पूछती है तो वो उसका नाम ज्योति बताती है। ये सुनकर पुलिस को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि होटल भाईंदर वाले कर्मचारी ने भी ज्योति नाम की लड़की के बारे में उन्हें बताया था, तो हो ना हो ये वही ज्योति हो सकती है जिसकी तलाश में पुलिस यहाँ पहुंची थी। अब उस लड़की से ज्योति के बारे में पूछा गया, तब उसने बताया कि वो इसी बिल्डिंग में दूसरी मंजिल पर रहती है और पुलिस तुरंत ज्योति के घर पहुंचती है। उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद था। तुरंत उस कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और उस कमरे की तलाशी ली जाती है। देखने में वो पूरा कमरा क्लीन था। कमरा इतना साफ देखकर पुलिस को शक होता है, क्योंकि जल्दबाजी में या सामान्य तौर पर भी जाए तो इतनी सफाई कोई नहीं करता। पुलिस को ये सब देखकर थोड़ा अचंभा होता है। पुलिस ध्यान से उस कमरे की तलाशी शुरू करती है। उस दौरान कमरे की दीवार पर हुए पेंट पर उनकी नजर जाती है, जिसे देखकर ये लग रहा था कि हाल ही में उस दीवार में पेंट किया गया है। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम की मदद से वहां की दीवार को चेक किया तो खून की छींटें मिली। बाथरूम में भी पुलिस को कुछ जगह खून के धब्बे मिले। इससे पुलिस को साफ हो गया कि हो सकता है इसी कमरे में कृष्णा की हत्या की गई हो और इस हत्या में ज्योति का हाथ जरूर है। लेकिन हत्या क्यों की गई, यानी मोटिव का पता लगाना अभी भी बाकी था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि अब तक पुलिस काफी हद तक कातिल के करीब पहुंच चुकी थी और पुलिस को कैसे भी करके ज्योति को पकड़ना था, ताकि इस केस को सॉल्व किया जा सके और हत्या का मोटिव पता लग सके। अब पुलिस ने उस इलाके के आसपास की बिल्डिंग के कुछ दिन पुराने सीसीटीवी की फुटेज को देखना शुरू किया और एक लंबी कोशिश के बाद उन्हें 3 संदिग्ध लोग सीसीटीवी फुटेज में दिखे। लड़की और 2 लड़के एक बैग को ले जाते हुए दिख रहे थे। इस बैग को दोनों युवकों ने एक बाइक पर रखा और आगे की तरफ निकल गए। अब ज्योति की पहचान के लिए उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रही लड़की की फोटो पुलिस ने ज्योति की उस दोस्त को दिखाई, जिसके फोन से उसने आखिरी बार कृष्णा को कॉल किया था। तो लड़की ने तुरंत उसकी पहचान कर ली कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रही वो लड़की ज्योति ही थी। अब पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि इस वारदात में ज्योति शामिल है। लेकिन वो 2 लोग कौन हैं जो इस हत्या में शामिल है, और पुलिस को ज्योति के साथ उन 2 लोगों को भी तलाश करना था। उस लड़की द्वारा ज्योति को आइडेंटिफाई करने के बाद पुलिस अब उससे ज्योति का मोबाइल नंबर लेती है। उस नंबर की कॉल डिटेल निकाली जाती है और उससे पुलिस को एक खास नंबर उसके कॉल रिकॉर्ड में मिलता है, जिस नंबर पर लगातार कई दिनों से ज्यादा बातचीत हो रही थी। अब उस नंबर का पता किया गया तो वो नंबर किसी मुख्तार नाम से रजिस्टर्ड था। अब ज्योति और मुख्तार दोनों के नंबर की लोकेशन निकाली जाती है और तब उनकी लोकेशन सबसे ज्यादा देर तक नाला सुपारा के गोराकाई पांडा इलाके में मिलती है।
पुलिस की एक टीम तुरंत वहां पहुंचकर कई घरों की तलाशी लेती है और इसी तलाशी के दौरान उन्हें जल्द ही मुख्तार के कमरे का भी पता मिलता है। पुलिस वहां पहुंचती है पर मुख्तार वहां नहीं मिलता, लेकिन एक और ही लड़का उन्हें वहां मिलता है जो पुलिस को देखते ही डर जाता है और भागने की कोशिश करता है। पहले तो पुलिस उसे पकड़ती है और जब उसे ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसे उन्होंने ज्योति के साथ उस सीसीटीवी फुटेज में देखा था। उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे 3 आरोपियों में से अब एक पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उसका पूरा नाम पूछा तो पता चला कि उसका पूरा नाम सूरज कुमार झा है। फिर पुलिस ने मुख्तार के बारे में उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि मुख्तार मेरा दोस्त है, लेकिन अभी वो मेरे साथ नहीं है। सूरज ने पुलिस से ये भी पूछा कि आपने मुझे क्यों पकड़ा है, आखिर मैंने ऐसा किया क्या है। तब पुलिस ने उसे वो सीसीटीवी फुटेज दिखाई और वो समझ गया कि पुलिस यहाँ क्यों और किस वजह से आई है और उसे क्यों पकड़ा गया है। खैर, अब उसने पूरी बात पुलिस को बताना शुरू किया कि मुख्तार उसका दोस्त है और सिर्फ दोस्ती यारी में उसने उसकी मदद की थी, लेकिन उसने कोई मर्डर नहीं किया है और ना ही उसमें कोई उसका हाथ है। वो पुलिस को बताता है कि मैं तो बस उस लाश को ठिकाने लगाने में शामिल था। वो पुलिस को बताता है कि मुख्तार और ज्योति ने मिलकर उसकी हत्या की। मुख्तार और ज्योति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हत्या में उन्हीं दोनों का हाथ है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए काफी दिन बीत चुके थे और बहुत हद तक इस केस को पुलिस ने सॉल्व भी कर लिया था, लेकिन अभी भी मुख्य आरोपियों को पकड़ना बाकी था। मुख्तार और ज्योति की तलाश शुरू की जाती है और बहुत कोशिशों के बाद भी मुख्तार और ज्योति का कुछ पता नहीं मिल रहा था और तमाम कोशिशों के बाद अब पुलिस ने मुख्तार के सभी दोस्तों को सचेत किया और करीब 1 महीने बीतने के बाद मुख्तार ने अपने एक दोस्त को संपर्क किया। मुख्तार ने उसे कॉल किया और बताया कि वो अपने फोन की ईएमआई नहीं भर पा रहा तो उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। मुख्तार के उस दोस्त ने उसे पैसे तो दिए, साथ ही पुलिस को भी उसकी लोकेशन की सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मुख्तार की जांच की तो पता चला कि वो मुंबई छोड़कर दिल्ली के सटे यूपी के गाजियाबाद में रह रहा है। मुंबई पुलिस तुरंत गाजियाबाद पहुंचती है और वहां उन्हें मुख्तार के साथ ज्योति भी मिल जाती है। उन दोनों को वहां से अरेस्ट किया जाता है और वापस मुंबई लाया जाता है और मुख्तार और ज्योति दोनों से अब पूछताछ शुरू होती है तो एक हैरान कर देने वाली कहानी मुंबई पुलिस के सामने आती है। इस केस की मुख्य आरोपी ज्योति ने कुछ इस तरह से अपनी कहानी बताई। ज्योति यूपी के महाराजगंज में रहती थी। भरा पूरा परिवार, उसका भाई यूपी पुलिस में, एक आम लड़की की तरह उसकी जिंदगी भी अच्छी चल रही थी। इसी दौरान अपने ही पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से उसकी दोस्ती होती है। कुछ टाइम बीतता है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन ज्योति का भाई नहीं चाहता था कि उसकी बहन लव मैरिज करे। जनवरी 2018 में ज्योति ने तय किया कि वो अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग जाएगी और प्लान के मुताबिक दोनों भागकर लखनऊ पहुंचते हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर दोनों रुकते हैं। वो दोनों घर से भाग तो आते हैं पर उसके प्रेमी के मन में ज्योति के भाई का डर था, क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और उसे लगता था कि वो दोनों जहां भी भागकर जाएंगे उसका भाई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। इसलिए अब वो रिस्क नहीं लेना चाहता था और यहाँ से वापस अपने घर लौट जाना चाहता था, लेकिन ज्योति ने उसके साथ फिर घर लौटने से मना कर दिया। इस तरह उसके प्रेमी ने उसका साथ छोड़ दिया और रेलवे स्टेशन से वापस अपने घर चला गया। अब ज्योति वहां अकेली थी, वो रो रही थी और इसी दौरान उसे रोता हुआ देख लखनऊ में ही उसे कृष्णा मिलता है। उसका पूरा नाम कृष्णा साहनी था। उसे रोता हुआ देख उसी ने ज्योति को प्यार से समझाया और फिर उसे अपने साथ मुंबई चलने को कहा। कृष्णा की दरियादिली देखकर ज्योति खुश हो गई और वो उसके साथ मुंबई आ गई। दोनों नाला सुपारा में एक जगह रहने लगे। कृष्णा होटल में काम करता था, ज्योति भी कुछ काम की तलाश कर रही थी। इस तरह कई महीने गुजर जाते हैं। इस बीच कृष्णा को एक दिन पता चलता है कि महाराजगंज में लापता ज्योति को तलाशने वाले के लिए 30,000 का इनाम रखा गया है। उस दिन कृष्णा ने काफी शराब पी थी, इसलिए नशे में उस इनाम के चक्कर में वो लालच में आ जाता है और यूपी में फोन कर वो बता देता है कि ज्योति उस समय मुंबई में है और वो उसके बारे में सुराग भी दे देता है। लेकिन अगले ही दिन जब उसका नशा टूटता है तो उसने बातों ही बातों में ज्योति को ये इनाम वाली बात की जानकारी दी। इसी बात से ज्योति उससे काफी नाराज हो गई। उसने कहा कि 30,000 के लिए वो उसे बेच डालेगा और तब से ज्योति और उसके बीच दूरी बनने लगी। इस बात के लिए कृष्णा ने उससे माफी भी मांगी कि उसने नशे में ये सब किया था और आगे से वो ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि कृष्णा ने यूपी फोन कर दिया था, इसलिए दोनों को यूपी पुलिस ट्रेस कर रही थी। इसलिए दोनों ने अपने पुराने फोन नंबर को बंद करके अपना कमरा भी चेंज कर दिया। अब दोनों नाला सुपारा के ही एक अलग कॉलोनी में आकर किराए पर रहने लगे और जहाँ जिस कमरे में वो रहते थे उसका मकान मालिक का एक भांजा मुख्तार था। मुख्तार अपने मामा से मिलने वहां अक्सर जाया करता था और तभी मुख्तार की मुलाकात ज्योति से होती है। फिर दोनों में दोस्ती और प्यार होता है। मई 2019 में कृष्णा को कैटरिंग के काम के लिए 1 महीने के लिए पुणे जाना था। इसी बीच मुख्तार और ज्योति में नजदीकियां बढ़ गई और ज्योति बिना बताए मुख्तार के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। जब कृष्णा लौटता है तो उसे पता चलता है कि ज्योति किसी और के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तब उसने ये पता लगाया कि वो कहाँ रह रही है और उसके बाद उन दोनों के बीच काफी लड़ाइयाँ हुई। वो अक्सर ज्योति से मिलने वहां जाया करता था। धीरे धीरे मुख्तार को भी इस बारे में पता चला, जिसके बाद वो कृष्णा से नाराज रहने लगा।
इसी बीच ज्योति ने एक दिन कृष्णा को समझाने के लिए अपने ही पास रहने वाली एक लड़की के फोन नंबर को मांग कर उसे कॉल किया। बात करने के बाद उसने कॉल हिस्ट्री में कृष्णा का नंबर भी डिलीट कर दिया। उस कॉल के बाद कृष्णा नशे में धुत होकर गुस्से में ज्योति के कमरे में पहुंचा, उसके साथ मारपीट की, दोनों के बीच लड़ाई हुई और इसके बाद नशे में धुत होने के कारण कृष्णा ज्योति के कमरे में ही बेहोश हो गया। काफी देर के बाद जब मुख्तार कमरे में आया तो कृष्णा को देखकर उसे काफी गुस्सा आया और उसने गुस्से में हथौड़ी से उसके सिर और चेहरे पर कई बार हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मुख्तार ने अपने दोस्त सूरज कुमार झा को बुलाया और आधी रात के बाद उन तीनों ने मिलकर कृष्णा की लाश को बैग में डालकर ठिकाने लगा दिया और आखिरकार 1.5 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मुंबई पुलिस ने इन तीनों को पकड़ लिया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस केस के अपराधियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया। आपकी इस केस के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।